Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन, आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक 10। अगर आप ये कोड क्रैक 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूटरी, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 14 जुलाई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये। ऑल्सो कल के जो 13 जुलाई के हमने होमवर्क दिए थे वीडियो में, उसके आंसर करेक्टली दिए गए हैं सम्यक जैन के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन ऑप्शन से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी न्यूज़ पे चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली न्यूज़ हम बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रेटेजी अपनाई है ताकि जो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के प्रोड्यूस की रिकॉग्नाइजेशन लाने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट करने की बात की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एज द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब। आई रिपीट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एज अ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी स्ट्रेटेजी लाई। वन ऑफ द रीजन इन गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे ही, रीजन बीन क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कनेक्ट करते हैं, जैसे चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। इससे क्या होता है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है एक पोटेंशियल हब बन जाता है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा। और हम देखते हैं कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, और वैसे भी अब तो क्या है, जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, मतलब परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, लेकिन कंपेयर टू डॉलर अगर हम देखें तो अब 79.6 कुछ आ चुका है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जो $1 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो है 79.74 रुपीज। ये आपको याद रखना है। तो ये अगर बढ़ेगी और अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट से क्या होगा, ज़्यादा पैसा हमारे हाथ में आएगा, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा रुपए भी देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ताकि हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सकें। ठीक, तो कमिंग बैक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटजीज बना रही है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बढ़ाने के लिए एज अ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सारी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती हैं, जिसकी मदद से हम अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं एंड इंटरनेशनल मार्केट में अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक हब बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो मेजर आपके एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस रहेंगी वो हैं बांग्लादेश, भूटान, मिडल ईस्ट एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप। रीजन बिहाइंड, अभी हमने देखा कि हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज से लगते हैं, जैसे चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, मेकिंग इट अ पोटेंशियल हब फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। There has been a significant increase in the export of agriculture produce from north eastern states। जैसे इन स्टेट से हमने देखा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बड़ा है, और यहीं से अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी फायदा मिलेगा इंडिया को। सिमिलरली अगर आपने अभी न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, पहले पढ़ी हो, मैंगो फेस्टिवल की। मैंगो फेस्टिवल को पीयूष गोयल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। रीज़न क्या था कि इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल मार्केट में मैंगो की मार्केटिंग की जा सके, इंडिया के मैंगोज के बारे में बताया जा सके, इंडिया की वैरायटीज के बारे में वहां पे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा सके, इसीलिए नीक के द्वारा मैंगो फेस्टिवल को भी इनॉग्रेट करा गया था। इसी के साथ साथ फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया था असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। ये असम यूनिवर्सिटी के साथ, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जो MOU साइन किया गया, ये रीजन था टू कंडक्ट वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन द प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर रिसर्च एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द रीजन। ठीक है, ताकि रिसर्च कर सके तो प्री हार्वेस्ट क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या सूटेबल चीज़ें होती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट वो कंडीशंस कैसे चेंज हो जाती हैं, उस पर रिसर्च करना। इसके लिए APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, इन्होंने एक MOU साइन किया असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, खर्ची फेस्टिवल। वीक लॉन्ग खर्ची फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर, किस स्टेट में हम ऑब्जर्व करते हैं खर्ची फेस्टिवल? त्रिपुरा में ऑब्जर्व किया जाता है। 14 डीटीज को प्रेयर किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज इन द आउटर्न स्कर्ट ऑफ त्रिपुरा। तो कमिंग बैक, डायरेक्ट क्वेश्चन, खर्ची फेस्टिवल किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, किस स्टेट के द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा इसको ऑब्जर्व करा जाता है। ऑल्सो रिमेंबर, सिर्फ इंडिया से डिवोटीज नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश से भी जो डिवोटीज आते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने यहाँ पर आते हैं। खर्ची फेस्टिवल का मीनिंग होता है क्लीनिंग ऑफ सिंस। इसका मीनिंग होता है क्लीनिंग ऑफ सिंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी रिसेंटली याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने टाई अप किया, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? IRRI के साथ, जो कि है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। रीजन क्या था?
फेज 2 लॉन्च करना फॉर द एक्टिविटीज ऑफ IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर। इससे क्या होगा, आपका जो फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है इसको बूस्ट मिलेगा इन द साउथ एशियन रीजन। आई रिपीट, IRRI ने MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, ताकि फेज 2 एक्टिविटीज स्टार्ट की जा सके ऑफ ISARC, ताकि इट कैन बूस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन द साउथ एशियन रीजन। सिक्योरिटी और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए साउथ एशियन रीजन में इसका फेज 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो फेज 2 होगा, पहले फेज 1 की बात करें। फेज 1 लॉन्च किया गया था 2 अगस्त को 2017 में। ठीक है, बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड IRRI 5 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था, मतलब 2017 से 2022 तक ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो अब फेज 2 आ गया 2022 में, ये फेज 2 लॉन्च किया गया। ये जो फेज 2 है ना आपका ISARC का, इस प्रोग्राम के अंडर याद रखना है, इनका जो मेन एम रहेगा ना, ये है एनहेंस द डेवलपमेंट, डिसेमिनेशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ हाई यील्डिंग स्ट्रेस टॉलरेंट एंड बायोफोर्टिफाइड राइस, जिसमें हाई जिंक होगा। ठीक है, इन्हीं राइस में, क्योंकि हम ये राइस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़े लेवल पे आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एनहेंस न्यूट्रिशन होगा, फिर आपकी इसमें डेवलपमेंट में काम आएगा कि और ज़्यादा लोगों को हम एक्सपोर्ट कर सकें। सिक्योरिटी पे बात की जाएगी साउथ एशियन रीजन में। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है। ऑल्सो activities under the second phase will be carried out through a transdisciplinary approach and leveraging cutting edge technologies. Moving on. Also एक चीज और याद रखना, इस MOA की मदद से it will mitigate environment and climate change challenges in rice cultivation, और ये हेल्प करेगा, जो हम अभी देख रहे हैं ग्लोबल हंगर आ चुकी है, हम देख रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं काफ़ी सारे देशों में। कई सारे देशों के पास अभी पैसे ही नहीं बचे कि वो अपने स्कूल रन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जैसे श्रीलंका, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ पेट्रोल नहीं है। PM हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, इन सब पे अटैक किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ऐसे में काफ़ी सिचुएशन में हेल्प करेंगे ऐसे राइस कल्टीवेशन की, ताकि आपके ग्लोबल हंगर को फाइट करने में मदद करे और पॉवर्टी को हटाने में मदद कर सके। ऑलराइट, फिर अगर मैं बात करूं IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर की, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 एट द कैंपस ऑफ द नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये पहला और बिगेस्ट रिसर्च सेंटर है ऑफ द IRRI एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑन ग्रेन क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहली स्टेट इंडिया की कौन सी बनी जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाया, इंप्लीमेंट किया, वो है उत्तराखंड। प्री प्राइमरी लेवल पे नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाने वाले एट द प्री प्राइमरी लेवल वो पहली स्टेट कौन सी बन गई है, उत्तराखंड। और इनका टारगेट है 2030 तक फुल्ली इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। फिर इसी के साथ साथ आपको एक स्कीम याद रखनी है, बाल वाटिकास। ये पुष्कर सिंह धामी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, इनके द्वारा बाल वाटिकास को इनॉग्रेट किया गया इन द आंगनवाड़ी केंद्रास अक्रॉस द स्टेट, ताकि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है ना उत्तराखंड का, उसको और बेटर किया जा सके। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ये बाल वाटिकास किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने इंप्लीमेंट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, वो है उत्तराखंड। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, फिर 1986 को 1992 में एडिट किया गया था। फिर इसी के बाद जो तीसरी और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो है आपकी 2020 की। ठीक है, याद रहेगा। अगर हम सिग्निफिकेंस डिस्कस करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, याद रखिएगा, इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू परस्यू अ चॉइस बेस्ड एजुकेशन, कि जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहते हैं, उस जिस लैंग्वेज में वो फ्लुएंट है, अब वो पढ़ सकते हैं। पहले हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं होता था। अब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से
डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी को मराठी में कोई चीज़ पढ़नी है तो वो मराठी में इंग्लिश टेक्स्ट को मराठी में ट्रांसलेट कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं मराठी में, तेलुगु में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर। उससे क्या होगा, बच्चों को अपनी जो मदर टंग है, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, उसमें पढ़ने में आसानी होगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको सब्जेक्ट पढ़ने में। एक बच्चों को पढ़ाने का स्कूल में एक जो वन ऑफ द मेन एम होता है वो यही होता है। एक तरीका क्या होता है कि मदर टंग में बच्चों को पढ़ाओ, जिस टंग लैंग्वेज में उसको समझ आती है, जिस लैंग्वेज में उसको चीज़ें ग्रेस्प कर सकता है, वो उस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे का कॉग्निशन डेवलप हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के द्वारा एक MOU साइन किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के साथ। आई रिपीट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने एक MOU साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के साथ इन फंडामेंटल एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं, पहली स्ट्रीट एम्बुलेंस या फिर पहली एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स कहाँ लॉन्च की गई थी? चेन्नई में लॉन्च की गई थी, तमिलनाडु में। ठीक है, पहली एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स। नेक्स्ट, इंडिया और मेडागास्कर, इन दोनों ने एक MOU साइन किया फॉर टेली एजुकेशन। ये टेली एजुकेशन क्या है, आपको याद रखना है, इस MOU के अंडर 2 नेटवर्क प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। एक है ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। ये 2 नेटवर्क प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए EVBAB, किनके द्वारा? इंडिया और मेडागास्कर के द्वारा मिलके। ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट्स आपको याद रखना है। अंडर दिस जो MOU साइन किया गया, ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू द सिटीजन्स ऑफ मेडागास्कर फ्री ऑफ कॉस्ट विद सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई रिपीट, ये जो MOU साइन हुआ है इंडिया और मेडागास्कर के बीच में, आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे सिमिलर टू हो गया आपका बाइजू हो गया, सिमिलर टू अनअकैडमी हो गया, कॉर्सेरा हो गया, ये क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं हम आपको, अनअकैडमी। ठीक है, ऐसे ही आप समझिए, ऑनलाइन डिग्री और ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे मेडागास्कर के सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के बाद। अराउंड 26 इंडियन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग आंध्रा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट के पार्ट रहेंगे। दीज यूनिवर्सिटीज विल ऑफर मोर देन 300 कोर्सेज, मैनेजमेंट फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, कॉमर्स, हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, इन सब फील्ड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे वो iLearn के पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, www.ilearn.gov.in। ठीक है, ये आपकी पोर्टल होगा .ilearn.gov.in। यहाँ पे जाके जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे, जो एलिजिबल व्यक्ति होंगे, वो अपने कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क आपको याद रखना है, ये लॉन्च किए जाएंगे किसके MOU के अंडर? जो MOU साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड मेडागास्कर। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च ऑन 17 October 2009, बट इसको फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था फॉर इट्स एंटायर ड्यूरेशन। ठीक है, ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। और यही आपका याद रखना है 48 अफ्रीकन कंट्रीज में लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोशिया की। क्रोशिया वो 20th कंट्री बन गया है जिन्होंने यूरो अपनी करेंसी को अडॉप्ट किया है एज यूरो। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से नई करेंसी क्रोशिया की कौन सी बन जाएगी? वो है यूरो, याद रखिएगा। और अभी न्यूज में रिसेंटली क्या चल रहा है, जो 1 यूरो है आपका ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है $1 के। पहले यूरो की वैल्यू होती थी कुछ 1 यूरो अराउंड 100 रुपए के करीब होता था। अब यूरो की वैल्यू जो गिर के धीरे धीरे क्लोज टू $1 आ चुकी है, दैट इज होवरिंग अराउंड 79.74 रुपीज। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जैसे हम देख रहे हैं, ये रीजन क्यों है कि ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट को देखने का रीजन रहेगा एक तो यूक्रेन वॉर मेन तो, और दूसरा आ जाता है आपका द न्यूज ऑफ रिसेशन आने की वजह से हम देख रहे हैं पूरी ही मार्केट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो किसी भी कंट्री की,
चाहे आप वो देख ले क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की, वो भी डाउन है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो आने वाले टाइम में और बढ़ने के पूरे चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नॉर्थ स्ट्रीम जो कि रशिया का एक प्रोजेक्ट है गैस सप्लाई करने का, वो भी कट ऑफ कर दिया है। एज ऑफ नाउ आज की न्यूज़ थी कि अब यूरोप को डिफरेंट सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ेगा टू मीट द एनर्जी डिमांड। इसी वजह से आपने देखा होगा पहले रशिया इन जो सैंक्शंस लगे थे, यूएसए ने अपने कोल मैन्युफैक्चरर्स को बोला कि कोल की प्रोडक्शन बढ़ा दो। कोल की प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा, वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। इसीलिए हम सोचते हैं कि सारी दुनिया ये कहती रहती है, यूएस कहते रहता है हर टाइम कि हमें कोल की प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, कोल से एनर्जी जनरेट नहीं करनी चाहिए, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा। बट जब खुद को एनर्जी रिक्वायरमेंट की नीड आती है, इन्होंने अपने कोल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ रुझान करा और उनको कोल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी। तो कमिंग बैक, 20th कंट्री कौन सी बनी? क्रोएशिया टू अडॉप्ट यूरो। 1 जनवरी 2023 से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद श्रीलंका मे बी सेटल्ड आउटसाइड एसीयू एज पर आरबीआई। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, अलाउ कर दिया है कि जो एलिजिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं इंक्लूडिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन विद श्रीलंका मे बी सेटल्ड इन एनी परमिटेड करेंसी आउटसाइड द एशियन क्लियरिंग यूनियन। ये एशियन क्लियरिंग यूनियन में 3 करेंसी आती हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, डॉलर, यूरो और जैपनीज येन। अब आरबीआई ने क्या है कब बोला है कि एशियन क्लियरिंग यूनियन की ये जो 3 करेंसी है ना, इनके अलावा भी कोई भी परमिटेड करेंसी में आप अपना ट्रेड सेटल कर सकते हैं विद श्रीलंका, क्योंकि वहां पे हम श्रीलंका को जानते हैं कितना बुरा हाल हो रखा है। वहां पे आपका पेट्रोल खरीदने के लोगों के पास पैसे नहीं है, वहां पे पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोल खरीदना तो छोड़ो, वहां पे लोगों के कंट्री में पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल उनको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है जिसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपने पेमेंट्स पे डिफॉल्ट हो चुके हैं। इवन आईएमएफ ने बोला कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या चल रहा है सिचुएशन वहां पे श्रीलंका में। फिर इसी के साथ साथ देखिए जो 3 एसीयू सेटलमेंट्स होती है 3 करेंसीज में होती हैं, यूएस डॉलर में, यूरो में एंड जैपनीज येन में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिन्यू पावर की। रिन्यू पावर वो पहली इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी फर्म बन गई है जिन्होंने रीफाइनेंस अप्रूव किया डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में। आई रिपीट, रिन्यू बिकेम द फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी फर्म टू रीफाइनेंस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। इससे पहले रिन्यू ने आपके 525 मिलियन यूएस डॉलर के बॉन्ड्स इशू करे थे 2019 में और जो कि मैच्योर होंगे 2024 में। तो रिन्यू पावर इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिन्होंने रीफाइनेंस किए इट्स 2024 मैच्योरिटी के डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विद आर्मोटाइजिंग प्रोजेक्ट डेब्ट्स फ्रॉम एन इंडियन नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। और ये पहली कंपनी बन गई इंडिया की जिन्होंने रीफाइनेंस किया डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो कि मैच्योर वाले हैं कब तक? 2024 तक। फिर आ जाता है स्टार हेल्थ अलायंस इंश्योरेंस लिमिटेड। स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने सीएससी टर्म याद रखिएगा, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं, इन्होंने पार्टनर किया है इन दोनों ने मिलके ताकि रूरल इंडिया में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की जा सके। मतलब रूरल एरियाज में लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताया जा सके, वहां पे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। टू रीच रूरल मार्केट, वहां के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करानी। इसी वजह से स्टार हेल्थ ने पार्टनर किया सीएससी के साथ जो कि है कॉमन सर्विस सेंटर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मेन एम क्या रहेगा कि जो हेल्प करना टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज, ताकि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, जिससे क्या होगा जो मार्केट शेयर है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, अब जैसे रूरल एरियाज में काफ़ी सारे लोग आपकी इंश्योरेंस करा लेंगे तो इससे क्या होगा जो मार्केट शेयर होगा हेल्थ इंश्योरेंस का वो बढ़ेगा, इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी, इनकी पावर बढ़ेगी उसमें, ठीक है। दिस पार्टनरशिप प्रोवाइड्स अराउंड 5 lakh CSCs to a range of Star Health insurance product that would meet the need of rural customers across the कौन सी cities, Tier 2 as well as Tier 3 cities में इनको अपना पेनिट्रेशन करना है, जिसके लिए ये CSCs के साथ इन्होंने टाइप किया। और ये जो CSCs क्या है, ये एक सिंगल डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो कि लोकल लोगों की हेल्प से बना है। यहाँ पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं इनको, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी अवेयरनेस क्रिएट करने में लोगों की हेल्प करते हैं एट द रूरल लेवल, ठीक। अगर मैं
स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं, इनके चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? वी जगन्नाथन। 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो कमिंग बैक, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप किया सीएससीज के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस को ले जाया जा सके रूरल एरिया में, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एंड उनको बताया जा सके इसके बारे में। नेक्स्ट आरबीआई के द्वारा भी एक मैकेनिज्म सेटअप किया गया ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स है ना वो रुपीज में सेटल की जाए। इससे क्या होगा, बाकी देश इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं वो भी इंडियन करेंसी को होल्ड करने लगेंगे इन एक्सेसिव अमाउंट। ज्यादा अमाउंट में करेंसी को होल्ड करेंगे, उससे क्या होगा, इंडिया की रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो इसके अंदर याद रखिएगा, आरबीआई ने अभी बोला है कि हम रुपये के अंडर ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए रेडी हैं, और ये जो पास किया गया है ये अंडर द फेमा एक्ट ऑफ 1999 पास किया गया, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन्होंने बोला कि अगर आप इंडिया से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपको उसकी पेमेंट रुपीज में करनी होगी। जैसे अगर आपने सुना हो, जब वॉर हुई, रशिया ने बोला जर्मनी को एंड काफी अदर यूरोपियन नेशंस को कि अगर आपको हमसे पेट्रोल खरीदना है, आपको हमें क्रूड ऑयल चाहिए हमसे, तो आपको पेमेंट करनी होगी रूबल्स में, जो कि हमारी करेंसी है। इसी रीजन की वजह से आपने देखा कि जो रूबल करेंसी है, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2022। इन्होंने अपनी मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। वन ऑफ द रीजन क्या था कि इतनी जो हैवी पेमेंट होती है, हम दूसरे की करेंसी में क्यों पेमेंट एक्सेप्ट करें? अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम अपनी करेंसी ही क्यों ना यूज करें। आपको अगर हमसे कुछ खरीदना है, आप हमारे ही पैसे में हमें पेमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा, सामने वाली भी कंट्री अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंडिया का रुपी अपना स्टेबल करके रखेगी, जैसे अभी हम यूएस डॉलर को रखते हैं। रीजन भी इन फॉरेक्स एक्सचेंज में यूज डॉलर को रखते हैं क्योंकि डॉलर एक बहुत स्टेबल करेंसी है, और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो आपके डॉलर के बेसिस पे होता है। तो हम अपने बैंक अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज में, जिसको फॉरेक्स कहते हैं, वहां पे डॉलर रखते हैं। इसी वजह से अब इंडिया भी आगे मार्केट्स में आ रहा है कि भाई आपको अगर हमसे ट्रेड करना है, आपको रुपीज में पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब रुपीज में अगर सामने वाली कंट्री पेमेंट कर रही है, दैट मींस उनके पास अब रुपीज होल्ड में होना चाहिए एक्सेसिव, ताकि वो ट्रेड कर सके। जैसे इंडिया के पास डॉलर है, ठीक है। फिर ये न्यूज में क्यों था? द फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इंक्लूड 3 चीजों पे इंक्लूड किया जाए, वो है इनवॉइसिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एएमएफआई क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। डायरेक्ट याद रखें, इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूटमेंट कैंपेन, जिसका नाम है करे शुरू, कैन वी स्टार्ट। आई रिपीट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के द्वारा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है करे शुरू। नेक्स्ट पे आते हैं, नोमुरा। अभी नोमुरा ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर द ईयर 2023 उसको कम कर दिया है, स्लैश कर दिया है टू 4.7%, जो कि पहले था 5.4%। नोमुरा ने ही 2023 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी 5.4% के लिए, ठीक है, लेकिन अब उसको कम कर दिया है 4.7%। रीजन बीइंग रिसेशन। फिर से मैं वीडियो में डिस्कस करता आ रहा हूं कि बोला जा रहा है कि 2023 तक, बाय द स्टार्ट ऑफ 2023, बाय द मिड ऑफ 2023 और बाय द एंड ऑफ 2022 हमें रिसेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो मंदी कहते हैं, मंदी आ जाएगी, स्टॉक सारे प्राइस नीचे गिर जाएंगे, बहुत ज्यादा मास आपका लोगों की जॉब जाने लगेगी, जिससे क्या होगा, एक अभी हम जैसे इन्फ्लेशन देख रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, चीजों के प्राइस बढ़ते जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती तो फिर क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, फिर आपको रिसेशन देखने को मिलता है। रिसेशन की वजह से क्या होता है कि चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो आपको जो लोन ले रखा है आप उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसे टाइम पे बोला जाता है कि जब मार्केट्स गिर रही होती हैं, जब एक बियर मार्केट आती है, आप रिसेशन का टाइम आता है, तो आपको केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट बताई जा रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है नोमुरा के द्वारा। अब जो कि पहले 5.4% थी उसको कम करके 4.7 कर दिया गया है ड्यू टू रिसेशन फियर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
इससे आगे बढ़ने से पहले आपको सीपीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये आपकी रिटेल इन्फ्लेशन रेट के बारे में बताता है कि कितनी महंगाई आ गई है इंडिया में, कौन सा प्राइस बढ़ने लगा। देखो ऐसे नहीं होता कि आपका A to Z हर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे बाकी सारी कमोडिटीज भी महंगी होने लग जाएंगी। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, आपका इन्फ्लेशन बताता है, महंगाई बताता है। तो इंडिया में अगर मैं मई मंथ की बात करूं तो जो सीपीआई रेट था वो था 7.04% का मई मंथ में। जून मंथ में ये आपका हो गया है 7.01%। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन स्टिल ये ज़्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक कंफर्ट जोन है, आरबीआई का सीपीआई का कंफर्ट जोन है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा सीपीआई रेट बना रहे, जिससे महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, कंट्रोल रहे, वो है 2 से लेके 6% के बीच में। लेकिन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जो जून मंथ में था वो था 7.01%। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे करूर व्यवसाय बैंक की। करूर व्यवसाय बैंक की अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट की गई एज अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन, वो है मीना हेमचंद्रा जी। मीना हेमचंद्रा जी को अभी रिसेंटली आरबीआई का अप्रूवल मिला टू बिकम द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द करूर व्यवसाय बैंक। 3 साल के लिए इनको ये अपॉइंटमेंट की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। मीना हेमचंद्रन की बात करें, इनको 35 साल का एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। इससे पहले शी हैज़ ऑल्सो बीन इन द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई फ्रॉम जून 2015 से नवंबर 2017 तक, एंड प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं आरबीआई के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग की, ठीक है। शी हैज़ हेल्ड द पोजीशन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी इन द केवीबी अंडर इंडिपेंडेंट कैटेगरी फ्रॉम 26 मई 2022 से, और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है करूर व्यवसाय बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन की पोस्ट। नेक्स्ट, NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनके द्वारा अभी जनरल मैनेजर माधुलिका भास्कर, इनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए माधुलिका भास्कर को चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, याद रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ रहेंगे इसका, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1919 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ओला हमें पता है कि अभी ये आपकी पहले एक टैक्सी टाइप कंपनी थी ये, ठीक है, मानते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी बनाया जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाए गए थे ओला के द्वारा, जो कि न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने फायर कैच कर ली थी, जलने लगे थे इनके स्कूटर। रीजन बीइंग इनके द्वारा क्या दिया गया था कि इंडिया में हीट वेव आई और जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो बैटरी है उन्होंने आग पकड़ ली। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे ओला को अपने स्कूटर्स वापस लेने पड़े थे। गवर्नमेंट ने भी बोला था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सेफ्टी रीजंस की वजह से। तो अभी रिसेंटली, और हमें पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपकी बैटरी की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से अभी रिसेंटली ओला के द्वारा बोला गया कि इन्होंने पहला इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड लिथियम आयन सेल को डेवलप किया, जिसका नाम है NMC 2170। आई रिपीट, इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170 डेवलप किया गया, जिसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है चेन्नई में इन अ गीगा फैक्ट्री बाय 2023 तक गीगा फैक्ट्री में इनकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मेड लिथियम आयन सेल किनके द्वारा डेवलप किया गया, ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, विंबलडन की बात करेंगे। विंबलडन हम कल भी देख चुके हैं, आज एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। विंबलडन का 135वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला था, 135th एडिशन विंबलडन है, तो ये ग्रास कोर्ट पे होगा। फिर मैन सिंगल कैटेगरी और वीमेन सिंगल कैटेगरी में जून 20 से लेके 10 जुलाई के बीच में हुआ था। अगर मैं मैन सिंगल कैटेगरी की बात करूं तो किन्होंने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के हैं, और ये उनका 7th विंबलडन टाइटल था और 4था कॉन्जिक्यूटिव विंबलडन टाइटल था। अगर मैं वीमेन की बात करूं तो वो एलिना रिबियंका के द्वारा जीता गया, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, एंड ये यंगेस्ट वीमेन बनी जिन्होंने विंबलडन टाइटल को जीता। नेक्स्ट हम बात करेंगे NMDC, जिसको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इनके द्वारा एक हैदराबाद रनर सोसाइटी के साथ टाई अप किया गया विद IDFC फर्स्ट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना
टू लॉन्च द लोगो एंड द रेस टी शर्ट्स फॉर 2022 के NMDC हैदराबाद मैराथन के लिए। ये जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना मेनली यहाँ पे, वो क्या पॉइंट है, वो ये कि जो ये NMDC हैदराबाद मैराथन है ना, इनकी एक फेस बनाई गई है, जो चेहरा होगा वो कौन है, वो है मिस निखात जरीन। कौन है मिस निखात जरीन? ये काफी फेमस इंडियन बॉक्सर है। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था IBS वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में। इनको फेस बनाया गया है NMDC हैदराबाद मैराथन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है, तो आपको याद रखिएगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NMDC हैदराबाद मैराथन जो कि 2022 में होगी, इनकी फेस कौन बनी है? वो है मिस निखात जरीन, जो कि एक बॉक्सर है। अब हम बात करते हैं ऑब्यूटरी की। रिसेंटली एक सोशल वर्कर और पद्मश्री अवार्डी अवधाश कुशाल जी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 84, ठीक है। ड्यू टू इलनेस इनका निधन हो गया। देहरादून उत्तराखंड में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ के नेटिव थे? कहाँ के नेटिव थे? ये मेरठ UP के नेटिव थे। ऑल्सो रिमेंबर, ये इंडियन एकेडमिक इन्वायरमेंटलिस्ट एंड एक्टिविस्ट बाय प्रोफेशन रह चुके हैं। ये LBSNAA जो आपका होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी उत्तराखंड में है, वहां पे भी एक एसोसिएटेड प्रोफेसर रह चुके हैं 7 साल के लिए। और इनको जैसे मैंने बताया पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है इन 1986। किस लिए? फॉर हिज सोशल वर्क इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1986 में। तो अवधाश कुशाल जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर ने अभी टाई अप किया सिक्किम के साथ ताकि सैफ्रॉन की कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। सैफ्रॉन और जो और क्रॉप्स हैं वहां पे 1-2 क्रॉप्स, उनको उनकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया। और ये प्रोग्राम किसके अंडर लॉन्च किया गया? कोलैबोरेशन। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है, इस प्रोजेक्ट को, इस कोलैब को, जो कि कोलैब किसके बीच है? जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम के बीच में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में लॉन्च किया गया, 31 अक्टूबर को लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था। अगर हम इस बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत की, ये क्या है? नॉलेज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अगर मिल जाए तो वो क्या है? एक साथ मिलके हम अपनी स्टेट्स की वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं। एकजुट इंडिया और ज्यादा बेटर हो सकता है। अगर आप देखें टुकड़े में कोई चीज हो और उनको एक साथ लिया है तो उनकी एक साथ पावर ज्यादा होगी। उसका सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, सेम मीनिंग एक भारत श्रेष्ठ भारत का यह है कि अगर सब मिलके एक साथ चलेंगे, सब अपनी टेक्नोलॉजी, सब अपनी रिसर्च, सब अपनी नॉलेज, सब अपने लोगों की मैन पावर एक साथ यूज करेंगे, एक मोटिव पे यूज करेंगे, तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छे से हो सकेगी। इसीलिए ये कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम के बीच में, ताकि सैफ्रॉन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी सारी न्यूज। अब आ जाते हैं जल्दी से वन लाइनर डिस्कस करते हैं सारे, फिर होमवर्क पे चलते हैं। गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट की स्ट्रेटेजी टू प्रमोट NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब। त्रिपुरा में हमें वीक लॉन्ग खर्ची फेस्टिवल देखने को मिलेगा। IRRI एंड DAFW के द्वारा एक MOA साइन किया गया फॉर द फेज 2 एक्टिविटीज ऑफ IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर के लिए। उत्तराखंड वो पहला स्टेट बना है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया NEP को एट प्राइमरी लेवल। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने MOU साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के साथ। इंडिया एंड मादागास्कर ने एक MOU साइन किया टेली एजुकेशन पर। 2.3 बिलियन पीपल विल बी सीवियरली और मॉडरेटली हंग्री इन 2021, ये रिपोर्ट थी, हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं इस रिपोर्ट के बारे में। फिर क्रोएशिया वो 20th कंट्री बनी टू अडॉप्ट यूरो एज देयर करेंसी और 1 जनवरी 2023 से ये लागू हो जाएगा। RBI ने अलाउ किया ट्रेड ट्रांजैक्शन विद श्रीलंका दैट मे बी सेटल्ड आउटसाइड ACU, और ACU के आउटसाइड कौन सी करेंसीज हो जाती हैं? सॉरी, ACU के अंडर कौन सी करेंसीज होती हैं? डॉलर, यूरो और जैपनीज येन। फिर रिन्यू की बात करें तो मतलब इन 30 करेंसीज के अलावा भी आप ट्रेड सेटल कर सकते हैं दूसरी करेंसी में। रिन्यू बिकम फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी फर्म टू रीफाइनेंस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। स्टार हेल्थ ने पार्टनर किया CSE ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस टू रीच रूरल इंडिया। RBI ने सेटअप की मैकेनिज्म टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स इन रुपीज। RBI ने ही कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 NBFCs, फाइंड ओला फाइनेंशियल सर्विसेज एट 1.67 करोड़ फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स।
नेक्स्ट आ जाते हैं AMFI, इन्होंने लॉन्च किया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूटमेंट कैंपेन जिसका नाम है करें शुरू। फिर नोमुरा, इन्होंने इंडिया की GDP 2023 के लिए जो कि पहले 5.4% दी थी उसको रिड्यूस करके 4.7% कर दिया एमिड रिसेशन ऑफ फियर। RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ मीना हेमचंद्रा एज द पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ KVB। NIACL, इन्होंने अपॉइंट किया माधुलिकर भास्कर को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 years और इनको मीना हेमचंद्रा को 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए 29 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स टू द बोर्ड ऑफ ट्रेड। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सोलरेंगी पावर प्राइवेट बाय सेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट BV फ्रॉम एक्सटिक्स सोलरेंगी लिमिटेड। फिर बात करेंगे ओला ने अनवेल किया पहला इंडिजीनियसली मेड लिथियम आयन सेल जो कि 2023 में गीगा फैक्ट्री में बनना मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसका। विंबलडन की बात करें 135वां एडिशन था, नोवाक जोकोविच मेंस कैटेगरी में जीते और एलिना रिबेंका जो कि कजाकिस्तान की हैं उनको वीमेन सिंगल टाइटल ने जीता और वो यंगेस्ट पर्सन बनी टू विन इट। फिर NMDC एंड हैदराबाद रनर्स ने लॉन्च किया NMDC हैदराबाद मैराथन और इनकी फेस कौन रहेगी, मिस निखात जरीन जो कि एक बॉक्सर हैं। फिर एक सोशल वर्कर और पद्मश्री अवार्डी अवदाश कुशाल जी का निधन हो गया। एंड जम्मू एंड कश्मीर ने एक एग्रीमेंट साइन किया सिक्किम के साथ ताकि सैफरॉन की कल्टीवेशन को बढ़ा। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूशन ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की जो है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट। दूसरा क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स किस स्टेट के द्वारा भी अनाउंस किए गए। तीसरा क्वेश्चन, एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये थीम है किस डे की जो कि 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है व्हाट इज द नेम गिवन टू द रोबोट्स दैट आर फ्लेक्सिबल विच कैन बी प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, उन रोबोट्स का नाम बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन, किस कंपनी ने अभी एक बिड जीती टू बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जेवर पे न्यू एयरपोर्ट बनाने के लिए किस कंपनी के द्वारा बिड जीता गया। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। आई वांट सभी बच्चे कम से कम ये होमवर्क जरूर नीचे कमेंट करके बताएं बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एज वेल एज फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। एंड फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे इस चीज़ में फोकस रहते हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाइए, सर आप ऐसे पढ़ाइए। स्टूडेंट्स, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। आपका सोल एंड सोल फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो आपको नहीं बताना है, ठीक है। कमेंट पे मोस्टली जो कमेंट मैं चाहता हूं बच्चों के हों वो ये हों होमवर्क से रिलेटेड। आपको एक क्वेश्चंस पूछें, आपको किसी चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है आप वो पूछें मेरे से, लेकिन पढ़ाने के तरीका कैसे पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, वो आप सजेशंस ना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पढ़ाने का तरीका, आप बच्चों का काम होता है बेसिकली पढ़ना। आप ये नहीं बताएंगे कि आप सर ऐसे पढ़ाइए। अगर आपको ही ऐसे तरीका पता है तो आप ही खुद पढ़ा सकते हैं। तो मेन फोकस इधर उधर की बातें ना करके आप पढ़ाई पे फोकस रखिए। अगर ऑप्शंस में आप देखिए कोई बच्चा, आपको अगर कमेंट करने का इतना ही मन कर रहा है तो आप नीचे देखिए आप किस बच्चे ने होमवर्क गलत ऑप्शन में मार्क कर रखा है, कौन सा क्वेश्चन बच्चे ने गलत होमवर्क में गलत कर रखा है, आप उसको करेक्ट कीजिए अगर आपको कमेंट करने का इतना ही मन करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी एंड प्लीज़ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखिए। पढ़ाना कैसे पढ़ाना और क्या कंटेंट पढ़ाना है, कितना कंटेंट पढ़ाना है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो हमारी जॉब है। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।